ये हमारे माई स्किल सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है और काफ़ी छोटा लेक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स जॉइंस इन एसक्यूएल। ओके, इसमें ज़्यादातर बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जितने भी ग्रुप बाय वाले फंक्शंस हैं वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। बट इसको अभी यहाँ पे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस। इसके बारे में पहले ही बात हो चुका है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है सिंगल रो और स्केलर फंक्शंस, है ना। फंक्शंस जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, इन सब ये वाले फंक्शंस जो हम लोग डेट यूज़ कर रहे थे, ईयर यूज़ कर रहे थे, देन और भी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, न्यूमेरिक में हम कुछ यूज़ कर रहे थे, है ना। तो वो सब फंक्शंस थे पर रो पे जो लग रहा था। कॉनकैट यूज़ कर रहे थे, है ना। ट्रंकेट, ऐसे काफ़ी सारे थे। और सेकेंड नंबर पे आता है जो कि हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, मल्टीपल रो या तो ग्रुप या तो एग्रीगेट। ये वर्ड सुना हुआ है, फंक्शंस। यहाँ पे हम इस वाले पर ध्यान दे रहे होंगे इस चैप्टर में। तो सिंगल रो फंक्शंस क्या थे? वर्क्स ऑन सिंगल रो एट अ टाइम। और ये उससे अलग कैसे? ये वर्क्स ऑन मल्टीपल रो एट अ टाइम, ठीक है। इससे एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? दिख नहीं रही है ना। हाँ, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हो गया सम, देन हो गया काउंट, या तो मैक्स हो गया, मिन हो गया, है ना। ये सब एग्रीगेट फंक्शंस हैं तुम्हारे। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला है, हम मेन बात पे आते हैं, ठीक है। हमने फंक्शन तो पहले भी पढ़ रखे हैं, अब यहाँ पे नया क्या पढ़ने वाले? ग्रुपिंग रिजल्ट, ग्रुपिंग रिजल्ट ग्रुप बाय क्रॉस, है ना। चलो, ग्रुप बाय क्लॉज ये मैंने पहले भी बताया ये भी, बट अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो ग्रुप बाय करता क्या है? जो भी हम ग्रुप बाय के बाद, जैसे ग्रुप बाय हम लिखते हैं, देन यहाँ पे एक कॉलम नेम देते हैं। अब इस कॉलम नेम में, मतलब इस वाले कॉलम में जितने भी
सेम ऑकरेंसेस होंगे, है ना, जैसे 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 3 3 ऐसे है। तो उन सब सेम ऑकरेंसेस का ये एक एक ग्रुप बना देगा। तो ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ऑकरेंसेस का ग्रुप बना देगा। और जब हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे या ग्रुप फंक्शन इस पे यूज़ करेंगे, तो वो इस एक एक ग्रुप पे लग रहा होगा, है ना। तो ग्रुप बाय क्लॉज का ये काम है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, बट सबसे ज़्यादा गलतियाँ होने लायक। ठीक है, चलो, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम्म, ढूंढते हैं कुछ। चलो, जैसे ये है, ये नहीं, चलो ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे ए आई डी इधर लिखा हुआ है, फिर डेस्टिनेशन काफ़ी नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस हैं। तो अभी मैं ग्रुप बाई से कर क्या सकता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेलेक्ट डेस्टिनेशन कॉमा प्लेन नेम, ओके, और क्या करें, टिकट फेयर। टिकट फेयर, ओके, फ्रॉम PON। तो बस मैं इतना लिखूँ तो मुझे इतने सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं अगर काउंट यूज़ करूँ, काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स काउंट करता है। काउंट एवरीथिंग कर देता हूँ। अब मैं करूँ तो यहाँ पे 84 रिजल्ट्स मुझे मिल रहे थे, और ये सब तो क्या कहते हैं, नॉन ग्रुप फील्ड्स है। ठीक है, अब हमें टोटल रिकॉर्ड्स मिल रहा है। मुझे ये जानना है कि हर एक डेस्टिनेशन, हर एक डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन पर या डेस्टिनेशन के लिए हमें कितने फ़्लाइट्स मिल रहे हैं। तो मैं इसको डेस्टिनेशन के हिसाब से ग्रुप कर दूं। तो मैं बस इतना लिखूंगा, ग्रुप बाय डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा, ये देखो 6 डेस्टिनेशंस डिफरेंट आ गए, है ना। अब जैसे डेस्टिनेशन 6 पर 14 फ्लाइट्स हैं, है ना। अब इसे प्लेन नेम लिखा, ये सब तुम्हारा जो है, क्या कहते हैं, नॉन ग्रुप फील्ड्स हैं। तो अब इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे ये देखो, डेस्टिनेशन इतने पे ये आ रहा है। ठीक है, चलो इसको ऑर्डर भी कर देते हैं। चलो, ऑर्डर बाय डेस्टिनेशन, अब देखो ऑर्डर में भी आ गया। तो ग्रुप बाई क्लॉज इस काम में आता है। यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता हूँ। जैसे मुझे जानना है कि किसी एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो फ्लाइट्स आ रहे हैं उनके सारे टिकट कॉस्ट मैं सम कर लूँ या एवरेज कर लूँ। चलो एवरेज कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, टिकट फेयर, है ना। तो ये एवरेज आ रहा है।
43033976। ओके, तो इस तरह से काम चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है, पहले इसको पढ़ा चुका हूँ। अब है नेस्टेड ग्रुप्स या ग्रुपिंग ऑन मल्टीपल कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक है। ग्रुपिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें क्या नया है? यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही कॉलम नेम यूज़ कर रहे थे ग्रुप बाई पे, और उस हिसाब से ग्रुप कर रहे थे, है ना। अब हम एक से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ कर रहे होंगे, जिससे एक नेस्टेड लूप बन सके, ग्रुप बन सके। ठीक है, जैसे कि देखो, अब मैं ऐसा करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे अच्छा। कोई ऑफिस है, ठीक है, चलो, तो एक ऑफिस है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या 10 20, ऐसे मान लो। डिपार्टमेंट नंबर 10 20 30 40, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नंबर है। ओके, इसका समझ लो नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज है। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट हैं। ये डिपार्टमेंट 10 में कुछ हैं, 20 में, 10 में, 30 30, 40, 10 10 40, ऐसे ऐसे हैं। फिर उनकी अलग अलग पोस्टिंग है, P1 P2 P1 या P2 P1, ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्ट हैं, और उनकी सैलरी है। अब मुझे ये करना है, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप लगा दूँ, मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप्स कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप यूज़ करूँ, ये तो समझ आया होगा एग्जांपल, कि 4 डिपार्टमेंट है और एक टेबल, एम्प्लॉय टेबल है, जिसमें अलग अलग सारे डिपार्टमेंट के लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और उनकी पोस्ट अलग अलग है, और हर डिपार्टमेंट में सेम तरह से पोस्टिंग होती है। तो अगर कोई पोस्ट डिपार्टमेंट 10 में है, तो सेम नाम का पोस्ट डिपार्टमेंट 20 में भी होगा। ठीक है, और रिपीट भी हो सकता है कि एक ही पोस्ट वाले 2 लोग हों एक ही डिपार्टमेंट में। तो पहली बात मैं ये कर सकता था कि डिपार्टमेंट 10 वाले कितने कमाते हैं। अगर मुझे ये जानना हो, तो मैं बस ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर ये यूज़ कर दूंगा, क्या दिक्कत है। और ऊपर सैलरी का सम, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकेस मुझे ये जानना हो कि हर डिफरेंट पोस्ट वाले कितने कमा रहे हैं, तो वो भी सिंपल था, ग्रुप बाय पोस्ट, जो भी पोस्ट है P1 P2, ग्रुप बाय पोस्ट। फिर यहाँ पे मैं फिर से लिख दूँ सम सैलरी। तो अलग अलग बिल्कुल सेम पोस्ट वालों का एक ग्रुप बन जाएगा, फिर उनके सैलरी का सम मिल जाएगा। बट अब मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ना, मुझे हर डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट वाले कितने कमा रहे हैं,
या उनकी एवरेज सैलरी क्या है, ये जानना है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुपिंग। तो मैं पहले रखूँगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो पहले तो उसका ग्रुप बनेगा डिपार्टमेंट नंबर का, 10, 20, 30, 40। अब इसमें मैं नेस्टेड ग्रुप बनाऊंगा, या हाँ नेस्टेड ग्रुप सही वर्ड है, ठीक है। नेस्टेड ग्रुप बनाऊंगा, या मैं कॉमा करूंगा और अब मैं लिखूंगा पोस्ट, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है, पहले डिपार्टमेंट नंबर इसने ग्रुप कर दिया, फिर उस डिपार्टमेंट नंबर में जो पोस्ट है उसका अलग अलग ग्रुप बना दिया है, ठीक है। तो अब जब मैं सैलरी लिखूंगा, देन उसका एवरेज या सम, तो हर डिपार्टमेंट के हर सेम पोस्ट वालों का हमें सैलरी मिल रहा होगा। और इसको कुछ प्रैक्टिकली देखने की कोशिश किया जाए तो मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। जैसे चलो, ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर्स हैं अलग अलग, और कुछ प्रोडक्ट आईडी रिपीट भी हो रहे हैं, है ना। एक ही ऑर्डर नंबर में तो नहीं हो रहा होगा। हम्म, तो मुझे पहला ग्रुप प्रोडक्ट आईडी का करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और उसमें हम ग्रुप करेंगे कि ऑर्डर नंबर कौन कौन था, ओके। तो जैसे चलो करते हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, कॉमा ऑर्डर नंबर, प्रोवाइड प्रो आईडी ऑर्डर नंबर, देन कॉस्ट फ्रॉम ऑर्डर्स। अगर मैं रन कराऊँ तो मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मैं ग्रुपिंग करूँगा, ओके। ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, है ना। अब अगर मैं ग्रुप करूँ, पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये देखो, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ग्रुप बन गया, ठीक है। अब मैं इसकी इसको अगर मैं हटा दूँ, तो ये हमारा अलग अलग हो गया। अगर मैं अभी काउंट करूँ कि हर प्रोडक्ट आईडी के साथ कितने लोग खरीदे हैं, काउंट, चलो अगर मैं ये काउंट करूँ कि पर उस पे कितना, देखो प्रोडक्ट आईडी 1 पे 4 खरीदा गया है, 2 पे 4 खरीदा गया है। ये तो काफ़ी सिंपल है, जो कि मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो अभी तो समझ आ ही रहा होगा, है ना। तो अब देखो, अब मैं ऑर्डर नंबर को भी इंक्लूड करता हूँ, और इसका सब कैटेगरी बन रहा होगा या नेस्टेड ग्रुप बन रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, ये देखो अलग अलग ग्रुप बन गया, 2 पे ये, फिर ऑर्डर नंबर, ठीक है। और यहाँ देखो काउंट सब 1 हो गया है, ऐसा क्यों हुआ।
क्योंकि अब ऑर्डर नंबर का भी ग्रुप बन गया है ना। लग रहा होगा ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अब देखो हो क्या रहा है, पहले हमने प्रोडक्ट आईडी के ग्रुप्स बनाए, ठीक है। फिर हमने प्रोडक्ट आईडी के ग्रुप में से ऑर्डर नंबर का ग्रुप्स बना दिए। से यहाँ पे आईडी, तो ऑर्डर बाय भी कर देता हूँ ताकि देखने में सही लगे। चलो, तो प्रायोरिटी वन को ऑर्डर नंबर वन ने लिया है, प्रायोरिटी वन को ऑर्डर नंबर सिक्स ने दिया, प्रायोरिटी वन को ऑर्डर नंबर नाइन ने लिया है ना। तो इस तरह से ग्रुपिंग हो गई है, तो इसको हम लोग नेस्टेड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉस्ट का सम भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इधर सम कर दिया, तो हर प्रोडक्ट आईडी हर ऑर्डर नंबर के हिसाब से सम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे होंगे नेस्टेड ग्रुप, आई होप समझ आ गया होगा। आखिरी में क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है और अच्छे से क्लियर हो जाए। अपना अगला टॉपिक है प्लेसिंग कंडीशन ऑन ग्रुप। प्लेसिंग कंडीशन ऑन ग्रुप्स। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे होंगे हैविंग क्लॉज। ओके, और हैविंग क्लॉज बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल सिमिलर होता है वेयर क्लॉज से। हम वही सब चीज़ें अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बट एक डिफरेंस है, देखो, सिमिलर टू वेयर क्लॉज। हम यहाँ पे भी हैविंग, देन यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, जो कि हर ग्रुप पे लग रहा होता है ना। देखो सबसे पहला डिफरेंस जो वेयर और हैविंग में है, वेयर पर रो पे लगता है, वैसे वो ग्रुप में भी लग सकता है। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस लिख रहे होते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, तो वो भी पर रो पे लग रहा होता है। पहले पर रो पे लगेगा वो, फिर हमने ग्रुप किया, फिर उस ग्रुप के हिसाब से जो भी एग्रीगेट फंक्शंस हमने यूज़ किया वो काम कर रहा होता है। बट हम वेयर क्लॉज के अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। हम वेयर में ऐसा नहीं लिख सकते, वेयर काउंट ग्रेटर देन 5। ये काम वेयर में नहीं कर सकते, बट हैविंग में कर सकते हैं, ठीक है। हैविंग कैन इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन बट वेयर कैन नॉट। और वेयर, इन दोनों की यूज़ का जगह भी अलग होता है। फ्रॉम के जस्ट बाद वेयर यूज़ होता है, वेयर, है ना। फ्रॉम समथिंग वेयर कंडीशन। और हैविंग, जबकि हैविंग यूज़ होता है ऑर्डर बाय के जस्ट बाद, ग्रुप बाय के जस्ट बाद, है ना। ग्रुप बाय समथिंग समथिंग देन हैविंग कंडीशन, ओके। और हैविंग में जो भी हम लोग वेयर के साथ कर रहे थे सब चीज़ें हो सकती हैं, बट वो जस्ट ग्रुप पर
यूज़ होता है और वेयर पर रो पर यूज़ होता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, और हम प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे हम इधर ही ले लें, चलो सेलेक्ट प्रो आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं काउंट कर लेता हूँ। चलो काउंट किया, 21 टोटल। ना मैंने ऑर्डर बाय प्रो आईडी किया, ग्रुप बाय, बार बार गलत कर देता हूँ, ग्रुप बाय प्रो आईडी। तो हर प्रो आईडी से कितने हैं वो हमें मिल गया। अब मैं ये नहीं लिख सकता यहाँ पे वेयर, जैसे मुझे ये जानना है कि प्रो आईडी जिसमें जो हर वो प्रो आईडी हमें चाहिए जहाँ पे जो ऑर्डर हैं वो मोर देन 2 है ना। तो मैं ये नहीं लिख सकता यहाँ पे काउंट देन ये इज ग्रेटर देन 2, है ना। ये देखो हमें एरर मिल रहा है। तो ये हम वेयर के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे हैविंग यूज़ करना है। ये भी है हैविंग, यहाँ पे हम अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। काउंट एग्रीगेट फंक्शन पे यहाँ यूज़ करते हैं, काउंट इज ग्रेटर देन 2। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। हम जैसे ही रन कराएंगे ये देखो 1 और 2 वाले सब हट गए, है ना। और देखो अब मैं यहाँ पे कॉस्ट का सम करता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैविंग। अब मैं काउंट के हिसाब से इसको अरेंज कर रहा हूँ और कॉस्ट का सम कर रहा हूँ उन लोग के, है ना। ये सब काम कर सकते हैं, या तो मैं सम पर ही कोई वो लगा दूँ, जैसे सम फिर कॉस्ट हो, वो बिटवीन यूज़ कर सकता हूँ, बिटवीन 100 and 200, है ना। तो ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो हट गया, और ज़रूरी नहीं है कि हैविंग में ये ऐसे यूज़ हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर के हिसाब से भी कर सकता हूँ, ऑर्डर नंबर बिटवीन 5 and 9। यहाँ कुछ ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करना होना चाहिए, ठीक है, हैविंग के अंदर। ठीक है, चलो तब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस विथ ग्रुप बाय। ठीक है, देखो एक्सप्रेशंस विथ ग्रुप बाय। ये नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वही जब हम लोग प्रोडक्ट आईडी वाला देख रहे थे और जब मैंने कॉस्ट लिखा था सेलेक्ट में, तो आप एक ही कॉस्ट दिख रहा था हमें, जबकि अलग अलग जगह अलग अलग कॉस्ट था। ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने ग्रुप बाय तो किसी पर लगाया था, हमने प्रोडक्ट आईडी पे ग्रुप बाय लगाया, बट ऊपर जब हमने कॉस्ट लिखा तो सेम प्रोडक्ट आईडी के साथ अलग अलग कॉस्ट्स हैं। तो जो भी उसको फर्स्ट मिलता है बस उसको वो डाल देता है ना। तो इससे कोई एरर तो नहीं होता है कि हम ग्रुप किसी और को कर रहे हैं और सेलेक्ट कुछ और कर रहे हैं, जो कि ग्रुप हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इससे रिजल्ट्स काफ़ी अजीब अजीब बनते हैं, जिसे देख सकते हो। यहाँ देखना, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट। ठीक है, हटा दूँ, मतलब हैविंग हटा देता हूँ। ये देखो, और मैं ग्रुप बाई हटा दूँ, ये देखो 3. प्रोडक्ट आईडी 2 पे ही 3.12 भी है, 240 भी है। और जैसे ही मैं ग्रुप बाई लगाता हूँ, प्रोडक्ट आईडी, अब देखना 2 पे सिर्फ 3.12 है क्योंकि 3.12 ऊपर था, है ना। तो ये जो तुम्हारा कॉस्ट है वो तुम्हारा नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन कहलाता है। और इनकेस अगर यहाँ कोई एग्रीगेट फंक्शन है तो वो ग्रुप एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, या तो ऊपर जो तुम लिख रहे हो फील्ड वो नीचे तुम्हारे ग्रुप वाई में हो, या तो वो ऊपर जो है वो एक एग्रीगेट फंक्शन हो। इन दोनों में से कुछ नहीं है तो उसको नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन कहा जाएगा। आधा चैप्टर खत्म हो चुका है अब। ठीक है, यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं। कोड लिख लो, आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट हाफ पे पहुँचते हैं चैप्टर के। अब आप तुम लोग को समझ आएगा हम फॉरेन की प्राइमरी की बनाते क्यों थे, है ना। अब देखो क्या करते हैं, जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है, देखो हम दो टेबल बना रहे थे, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड दो टेबल बना रहे थे, एक बड़ा एक छोटा। यहाँ कुछ वैल्यूज़ थी, यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं, और उसके जो फॉरेन कीज़ थी वो भी कुछ कुछ थी। और ये दोनों रिलेटेड थे, और इनके पास भी कुछ लिखा हुआ था। तो जब हमें ए के साथ टू के रिलेशन में जो कुछ है उसकी ज़रूरत पड़ी, या हर एक के साथ उनके साथ में जो है उसके रिलेशन की ज़रूरत पड़ी, तो फिर हमें उन दोनों टेबल्स को जॉइन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को जॉइंट्स कहते हैं। और जॉइंट्स भी काफ़ी तरह के होते हैं। ठीक है, अब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
देखो ये सब प्रैक्टिकली देखना ज़्यादा ठीक रहता है लिखने से, तो मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अगर सब कुछ हटा दूँ, देखो एक है ऑर्डर्स जो कि एक चाइल्ड टेबल है, और एक है आइटम्स जो पेरेंट टेबल है। यहाँ जो प्रोडक्ट आईडी है, देखो प्रोडक्ट आईडी है ना, तो ये तुम्हारा प्राइमरी की है प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे, और ऑर्डर्स में जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखा है वो फॉरेन की है। अब मैं एक नया बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, फिर क्वांटिटी लिखता हूँ, देन ऑर्डर नंबर लिखता हूँ, नंबर। एक बार बताओ, प्रोडक्ट नेम तो आइटम्स में से है, और ऑर्डर नंबर एंड क्वांटिटी ये तो ऑर्डर्स में से है, तो मैं फ्रॉम में क्या लिखूँ? मुझे दोनों लिखना पड़ेगा, ऑर्डर्स भी लिखूँगा फिर कॉमा करके आइटम्स भी लिखूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको रन किया और कॉमा लगाना भूल गया, देखो ऑर्डर नंबर 1, फिर सॉफ्ट ड्रिंक, एक ऐसे ही जितने भी तुम्हारे थे वो जॉइन हो गए, बट यहाँ पे क्रॉस जॉइन हुआ है, या जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। बट यहाँ पे मुझे क्या करना था, प्रोडक्ट आईडी मैच करना था। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और उधर भी है, तो मुझे उन दोनों पे मैच करना है। तो मैं कैसे करता हूँ, वेयर ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ इस टेबल के प्रोडक्ट आईडी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इक्वल टू हो आइटम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी से, उस वक्त वो इसको लें या उसी रोज़ को शो करें। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो ऑर्डर नंबर 1 में वेज सैंडविच 21, इसको मैं ऑर्डर बाय करता हूँ ऑर्डर नंबर के, ऑर्डर बाय ऑर्डर नंबर। चलो, ऑर्डर नंबर 1 में एक सैंडविच है, ऑर्डर नंबर एक वेज सैंडविच, चिकन, बेकरी बिस्किट, इस तरह से ये जॉइन हो गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमने 2 टेबल रखे थे, या तो हमें इस टेबल में इतनी बार ये सब लिखने पड़ जाते, यहाँ सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, और एक टेबल सिर्फ हमें एक टेबल बनाना पड़ा जिसमें 8 रोज हैं, है ना, ताकि हम इतने बड़े लिस्ट को ले सकें। तो जॉइंट्स का ये कमाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था जॉइंट्स। अब एक खास प्रकार का जॉइंट जो कि मैंने अभी कर दिया था गलती से, जिसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैथ के बच्चे हो तो समझ रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, एक रस भी करते थे। तो जितने भी उसके सेट्स थे वो, जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल्स थे उतने अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते थे, है ना। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने वेयर क्लॉज हटा दिया था
तो ये किसी सीक्वेंस में अरेंज नहीं होता, हर एक रो हर एक कॉलम के साथ, मतलब कि हर एक आइटम्स का रो हर एक ऑर्डर के रो के साथ जॉइन हो जा रहा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट एवरीथिंग करता हूँ, देखो ये सॉफ्ट ड्रिंक से लेके ये हर जगह अरेंज हो जा रहा था, है ना। तो ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगर मैं इसको वो कर लूँ काउंट, तो ये 168 आ रहा होगा। देख लेते हैं, चलो 168 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं सिर्फ ऑर्डर्स रखता हूँ यहाँ पे, आइटम्स उड़ा देता हूँ। 21 आ रहा है, अच्छा 21 आ रहा है, ठीक है। आइटम्स रखता हूँ, ऑर्डर्स उड़ा देता हूँ, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा था वो 168 आ रहा था, और बाकी दोनों में जितने एलिमेंट्स थे वो था 21 और 8, और 8 और 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 मिलता है। तो इस बात, इससे तुम ये समझ सकते हो, जैसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि एक टेबल है जिसमें 8 रोज हैं, दूसरा टेबल है जिसमें 12, और इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस जॉइन करते हैं, तब जो रिजल्टेंट हमें जॉइंट टेबल मिल रहा होगा उसमें उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी। तो वहाँ बस तुम्हारा आंसर होगा 8 × 12 होगी उसकी कार्डिनैलिटी, और मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा होगा। ठीक है, चलो ये था तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको थोड़ा सुंदरता से लिख सकते हो कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है N1 × N2 होता है, जहाँ पे N1 है फर्स्ट टेबल का कार्डिनैलिटी और N2 है सेकेंड टेबल का कार्डिनैलिटी। तो जो N आएगा रिजल्टेंट के प्रोडक्ट से, वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टेबल की कार्डिनैलिटी होगी। ठीक है, और इसको इसको एक और टर्म से बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन। ठीक है, तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए एक और काम करते हैं, वो है हमारा अगला टॉपिक, टेबल एलियास। ठीक है, एलियास का मतलब हम तो अच्छे से समझते हैं, वो है किसी को टेम्परेरी नाम देना, है ना। तो ये हम फ्रॉम क्लॉज में देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं। हम देते कैसे हैं वो पहले देखते हैं, रुको। जैसे हमने कुछ भी सेलेक्ट लिखा, समथिंग समथिंग, फिर मैंने फ्रॉम लिखा, मैंने लिखा कॉलम टेबल नेम, फिर यहाँ पे मैं एलाइज नेम जस्ट बाद में। ठीक है, जस्ट बाद में एक स्पेस छोड़ के, कॉमा हमारे लगा ना, स्पेस छोड़ के। फिर अगर अगले टेबल का नाम लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हो, फिर उसका अलाइंस नेम अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अलाइंस नेम लिखने के बाद अब जहाँ भी तुम्हें इस टेबल नेम का काम आया वहाँ तुम अलाइंस नेम यूज़ करोगे, टेबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, तो अलाइंस नेम करना पड़ेगा। और काफ़ी फ़ायदेमंद है,
यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट मैंने किया, अभी देखो एक एरर आएगा। आईडी किया, कॉमा, रो नेम किया, ठीक है, ऑर्डर नंबर किया, ठीक है, ऑर्डर नंबर कर लिया, फिर क्वांटिटी कर लिया। चलो, इतना कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया, कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर्स, कॉमा आइटम्स, ठीक है, वेयर, मैंने कैसे लिखा था, डॉट प्रो आईडी इक्वल टू आइटम्स डॉट प्रो आईडी। देखो एक एरर आ रहा है, मैंने कहा था कॉलम प्रो आईडी फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे प्रो आईडी लिख लिया है और मैंने दो टेबल्स से चीज़ों को लाया है, बट दोनों टेबल में प्रो आईडी है, दोनों टेबल में प्रो आईडी है। तो इस बेचारे को कैसे पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ऑर्डर्स का प्रो आईडी, ऑर्डर्स डॉट प्रो आईडी, ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं रन कराऊंगा तो चीज़ रन हो रही है, ठीक है। अब एलएस कहाँ पे काम आता है, यहाँ देखो मुझे आइटम्स कितनी बार लिखना पड़ा, ये तो बहुत छोटा सा है। अगर और बड़ी बड़े क्वेरीज लिखनी पड़ी और मुझे यही सब इतनी बार रिपीट करना पड़ेगा कि बहुत हौच पौच हो जाएगा वो। तो इस इतने बार लिखने को छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर्स के साथ लिख दूंगा ओ आर, चलो डी, ये भी कोई कीवर्ड है तो सिर्फ ओ लिखता हूँ, ठीक है, बट आइटम के साथ आई। और जहाँ जहाँ अब ऑर्डर्स था वहाँ मैं सिर्फ ओ लिखूँगा, ऑर्डर्स डॉट की जगह ओ डॉट, आइटम डॉट की जगह आई डॉट, ऊपर भी ऑर्डर की जगह ओ। तो यहाँ मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एस भी यूज़ कर सकता हूँ, बट ऐसे काम बन रहा था एस क्यों यूज़ करूँ, है ना, ये भी सेम रिजल्ट दे रहा होगा एस यूज़ करने पर, ठीक है। विदाउट एस भी हम लोग का काम बन रहा होगा। चलो, तब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अब बस लास्ट दो टॉपिक्स बाकी हैं, ठीक है। अब है इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन, जो कि हम लोग अभी कर चुके हैं, तब भी फिर पढ़ लेते हैं। एंड ठीक है, तो यहाँ पे इक्वी जॉइन क्या होता है, इक्वी जॉइन, join in which columns are compared for equality, compared for equality, ठीक है, ये होता है हमारा इक्वी जॉइन। ओके, सो लिखते कैसे, हम ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला
फ्रॉम कोई टेबल नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम जॉइन, ओके। या इक्वी जॉइन हम जो अभी तक कर रहे थे उसको इक्वी जॉइन में कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर उसको नहीं करना है तो ऐसे लिख सकते हैं जॉइन, फिर टेबल नेम, टेबल टू का नाम जिसको ज्वाइन करना है, ऑन। अब हम ऑन यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे हम वो वेयर में जो भी यूज़ कर रहे थे वो दे रहे होंगे, मतलब ए आई डी, जैसे इक्वल इक्वल टू वो ए आई डी T1 का और ये T2 का, है ना। इस टाइप की इक्वलिटी के साइन के साथ हम अगर देंगे तो वो इक्वी जॉइन कहलाएगा, ठीक है। ये था इक्वी जॉइन, जैसे कि तो इसको भी इक्वी जॉइन ही कहोगे क्योंकि ये इक्वालिटी के साइन को कंपेयर करके जॉइन कर रहा है। बट यहाँ देखो, जैसे फ्रॉम ऑर्डर्स, चलो ओ लिख ही देता हूँ यहाँ पे और इसको भी ओ डॉट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा जॉइन आइटम्स, आइटम्स को ज्वाइन कर रहा हूँ ऑन प्रो आई डी, यहाँ पे भी एलेस कर देता हूँ ऊपर में, आई डॉट प्रो आई डी इक्वल टू ओ डॉट प्रो आई डी। देखो बिल्कुल सेम रिजल्ट मिल रहा है हमको, है ना, बिल्कुल से सेम रिजल्ट मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम ऑन ना डालें, सिर्फ जॉइन लिखते हैं, अब यहाँ पे मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ये देखो, है ना। ये था हमारा इक्वी जॉइन। अगला क्या है, इसमें एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, देखो ऑन प्रो आई डी इक्वल टू ओ डॉट प्रो आई डी, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट एवरीथिंग कर लेता हूँ, छोटा सा डिफरेंस दिखाना है ना। सेलेक्ट एवरीथिंग, यहाँ पे अब पूरा पूरा आ गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे रहे हो कि यहाँ प्रो आई डी दो दो बार लिखा है, एक प्रो आई डी ऑर्डर्स का है और एक प्रो आई डी आइटम्स का है ना। इसको दिमाग में रखो। अभी नेचुरल जॉइन पे आते हैं। अगला है नेचुरल जॉइन। तो ये क्या होता है, यहाँ पे join in which identical columns, one of the identical columns coming from join table exist, ठीक है, is called natural join।
और इसको लिखते कैसे हैं? हमें लिखना पड़ेगा नेचुरल देन जॉइन, बस उतना ही, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही ऑन क्लॉज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? देखो, जब हम सिर्फ जॉइन लिख रहे थे और ऑन क्लॉज नहीं दे रहे थे तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल रहा था। बट इन केस मैं इसको हटा दूँ और यहाँ जॉइन के आगे नेचुरल लगा दूँ, अब देखो, अब मैं अगर इसको सॉर्ट करता हूँ, ऑर्डर प्रोवाइड, ठीक है, ये देखो, यहाँ मुझे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा, है ना। और अगर कुछ ऑर्डर बाय ना लगाऊं, सेलेक्ट एवरीथिंग करूं, यहाँ देख रहे हो प्रो आईडी सिर्फ एक ही है। हमने जब सीधे जॉइन यूज़ किया था तब दो दो जगह प्रो आईडी आ रहा था, बट यहाँ पे एक ही रहेगा, ठीक है। तो इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में फ़र्क क्या है? ये क्लियरली दिख गया होगा फ़र्क। इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन आर इक्विवेलेंट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट कॉलम्स आर एलिमिनेटेड। तो अभी जस्ट हमने देखा प्रो आईडी दो दो जगह आ रहा था इक्वी जॉइन में, पर जैसे ही हमने नेचुरल जॉइन यूज़ किया वहाँ पे सिर्फ एक जगह आ रहा है, ठीक है, ओके। और ये तो हो गई जॉइन की बातें, और इसके साथ साथ हम लोग और एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं ये, एडिशनल सर्च कंडीशन। इसका सिर्फ ये मतलब है वेयर क्लॉज घुसा दो बीच में। जैसे सेलेक्ट लिखा, समथिंग समथिंग लिखा, फ्रॉम समथिंग समथिंग लिखा। अब यहाँ पे हम वेयर लिख के कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। सिंपल वाले कंडीशंस नहीं, जो कि हम लोग चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए देते हैं, वो नहीं। उसके बाद भी कंडीशन वन हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड कंडीशन टू, कंडीशन टू। या तो हम यहाँ पे जॉइन यूज़ कर सकते हैं, जॉइन समथिंग समथिंग ऑन समथिंग समथिंग। अब उसके बाद हम इसमें वेयर में चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि हम और एडिशनल चीज़ों को सॉर्ट कर सकें, ठीक है। तो एलाइस हमेशा यूज़ करें, और ऑर्डर भी। तो इससे ना आंसर थोड़ा अच्छा लगता है। ये बात समझ आ गई एडिशनल सर्चेस। अब आता है क्वेश्चन टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं क्या दूंगा, देखो, इसको बंद करते हैं, इसको खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे मिड लोकेशन है और मल्टी लिखा हुआ है, और डेस्टिनेशन है, और AID है। तो तुमको कुछ इस हिसाब से करना है, और ये जितने डेस्टिनेशन हैं और ये मिड लोकेशन है और AID है, ये सब फॉरेन कीज़ हैं एयरपोर्ट के लिए, है ना। एयरपोर्ट तुम्हारा पेरेंट टेबल है, ठीक है। उन सब के लिए ये फॉरेन की है। तो मुझे ये चाहिए कि हमें IATA जो ये लिखा है ये मिले AID
मिड लोकेशन और डेस्टिनेशन की जगह पे, और प्लेन नेम भी रहे साथ में डेट के साथ। तो ऐसा ज्वाइन करो, ठीक है। पॉज कर लो, सोच लो, देन मैं करता हूँ। चलो तब मैं ही करता हूँ। सेलेक्ट, प्लेन नेम, कॉमा आईडी, डेस्टिनेशन, बीच में मिड वाला भी था, क्या था, मिड लोकेशन। मिड लोकेशन, ठीक है। फ्रॉम BOM, ठीक है। तो इस हिसाब से आ रहा है। तो इसको यहाँ पे अभी भी नल वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे वेयर वेयर मिड लोकेशन इज नॉट नल, ठीक है। ये हमें चीज़ें मिल रही हैं। अब मुझे ज्वाइन करना शुरू करना है। सबसे पहले ज्वाइन करता हूँ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स, फिर उसको एलाइज करता हूँ एयर, ठीक है। ऑन, दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है। ऑन, एयर डॉट AID इक्वल टू, ये बॉम्ब का बी कर देता हूँ, बी डॉट AID, ठीक है। और यहाँ पे मैं AID नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मुझे IATA चाहिए। ये देखो, ये हो गया अपना पहला। यहाँ अगर मैं ये हटा दूँ, ओके, इसको अगर मैं आखिरी में लगाऊँ, ठीक है। वेयर क्लॉज जॉइन के बाद ही आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है चीज़ें। अब मैं एक और बार ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन एयरपोर्ट्स। अब इसको अलग नाम से अलेस करता हूँ, तो इसका मतलब ये अलग ही चीज़ हो गया। अब ऊपर वाले एयर और इससे मतलब नहीं रहेगा। अगर इसका मैं AR लिखता हूँ, फिर ऑन AR डॉट
AID इक्वल टू B डॉट मिड लोकेशन। तब यहाँ पे एयरपोर्ट क्या था, AR। तो यहाँ पे IATA भी जो है ना, हम इसको एयर डॉट IATA लिखते हैं स्पेसिफाई करने के लिए कि हम इधर जो LS के हैं उसके हिसाब से लिखें। अगला जो हम लिखेंगे अगले LS के हिसाब से, जैसे AR डॉट IATA। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये देखो आगे अपना जॉइन ठीक से, इसी तरह से वंस मोर तीसरा जॉइन जॉइन। ठीक है, और कैसे ज्वाइन करेंगे, एयरपोर्ट्स, अब सिर्फ A लिखता हूँ। ठीक है, ऑन A डॉट इक्वल टू B डॉट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो डेस्टिनेशन की जगह आप क्या, A डॉट IATA। अब मैं इसको जब रन कराऊंगा तो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अगर तुमने पहले से ऐसा सोचा था तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। इसको भी चिपका देता हूँ। तो इसी के साथ हम लोग का 4th लेक्चर ख़त्म होता है। ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स जॉइंस इन SQL। मिलते हैं अगले वीडियो में।